हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। जैसे कि हमारी एसएससी सीजीएल की सीरीज चल रही है क्वांट एंड जीएस सेक्शन की। तो हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जीएस सेक्शन के, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी एंड अदर मिसलेनियस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 4th लेक्चर। होपफुली आप लोगों को बाकी 3 लेक्चर से काफी हेल्प मिली होगी और ये 4th लेक्चर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पता चल पाए। क्वेश्चन के साथ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ मोर देन वन रेलवे जोन्स। ठीक है जी, ऑप्शन आर मुंबई, कोलकाता, नीदर कोलकाता नॉर मुंबई, और बोथ कोलकाता एंड मुंबई। तो क्वेश्चन है कि इंडिया की कौन सी सिटी है जिसमें रेलवे के एक से ज्यादा हेडक्वार्टर्स हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं जी। ऑप्शन फोर्थ इज बोथ कोलकाता एंड मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बोथ कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है जी, क्योंकि कोलकाता में, जो हमारा कोलकाता है, कोलकाता में हमारा ईस्टर्न, ठीक है, एंड साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न दो रेलवे जोन हैं। और मुंबई में हमारे कौन कौन से जोन हैं जी? वेस्टर्न एंड सेंट्रल। ठीक है जी, तो ये दोनों सिटीज में हमारे दो दो रेलवे जोन हैं। और टोटल इंडिया में जो रेलवे जोन है, अपार्ट फ्रॉम द मेट्रो, देर आर 17 रेलवे जोन इन इंडिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इनमें से कौन सी कमेटी है जिन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया? ऑप्शन फर्स्ट राज कमेटी, सेकंड इज कोठारी कमेटी, थर्ड इज राजामन्नार कमेटी, या फोर्थ इज दत्त कमेटी। सो अभी पहली बात, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था जी कि एक हमारी हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न जैसे कोई भी, जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज है। जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनमें हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, और जो हिंदी स्टेट्स हैं उनमें अदर रीजनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाए तो हमें तीनों लैंग्वेजेस की नॉलेज मिल पाए। तो ये जो रिकमेंडेशन दी, ये दी कोठारी कमेटी ने। ऑप्शन सेकंड, कोठारी कमेटी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। डन जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज। ठीक है जी, जो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ते हैं, चीजों के रेट्स बढ़ते हैं, उनमें से कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं इसके कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं जी, स्टेकल इन डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, अगर प्राइस राइज होंगे तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, हमारा खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें रुकावटें पैदा होंगी। ठीक है जी, तो ये सही है, स्टेकल इन डेवलपमेंट। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, बिल्कुल सही है जी, हम देख ही रहे हैं जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और उनमें जो इनकम का डिफरेंस है, उनमें जो रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की इनइक्वालिटी है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ थ्री, ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी, इन्फ्लेशन के ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेज हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अभी इन्फ्लेशन क्या है? जनरल प्राइस राइज इन प्राइस। जब चीजों के रेट बढ़ते हैं तो क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन होती है। ठीक है जी, एंड जो मनी की परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज पहले मैं 10 रुपए में खरीदता था, मेरा 10 रुपए का नोट है जो, वो पहले, उससे मैं पहले कोई एक्स चीज खरीद पाता था, लेकिन अब वो चीज 12 रुपए की हो गई या 13 रुपए की होगी, तो मैं 10 रुपए के नोट से वो चीज नहीं खरीद सकता। तो मेरी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या, कम हो गई है। ठीक है जी, वीक हो गई है। अभी इन्फ्लेशन दो तरह की है, कौन सी जी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो तरह की है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी डिमांड पुल क्या है? जब मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है, व्हेन देयर इज डिमांड इन द मार्केट एंड देयर इज लैक ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। अभी मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्स चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी डिमांड है 150 प्रोडक्ट्स पर डे, लेकिन मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर कर पा रही है 100 प्रोडक्ट्स पर डे। तो मैं अपनी चीज, अपनी जो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसके रेट इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास डिमांड है।
दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मार्केट में डिमांड है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, जो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी प्रोडक्ट की, वो बढ़ गई है। पहले मैं कोई चीज 10 रुपए में बना पाता था, लेकिन अब वो मैं चीज 12 रुपए में या 13 रुपए में बना पाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है प्रोडक्शन की, तो मेरे को ऑटोमेटिकली उसके प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, इनमें से कौन सी चीज है जो सीवीड से प्राप्त होती है हमें, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, आयोडीन, वेनेडियम, आर्गन एंड सल्फर। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, आयोडीन, ठीक है। हमें सीवीड से आयोडीन मिलता है, हमें सीवीड से सोडियम भी मिलता है, ठीक है जी, पोटाशियम भी मिलता है, हमें क्लोरीन भी मिलता है। तो ये सारे हमें सीवीड से मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, आयोडीन। डन जी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम, ईस्टर्लीज क्या चीज है जी। ईस्टर्लीज बहुत ज्यादा ठंडी और ड्राई हवाएं हैं, ये कहां से ब्लो करती हैं, तो ऑप्शंस देखते हैं जी। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ओके। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है जी। थर्ड देखते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और फोर्थ इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। चलो पहले ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ हमारा वैसे ही नेगेटिव जा रहा है, कट हो रहा है, क्यों? ईस्टर्न मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा ठंडी और ड्राई हवाएं हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में हवा गर्म होती है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नहीं ब्लो करेगी क्योंकि वहां पे गर्म हवा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ पहले ही कट हो गई, हमारे पास रहेगी ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं जी, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नहीं जी, ये गलत आंसर है, क्योंकि सब पोलर पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर नहीं है। एंड सेकंड इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना जी, विंड्स का एक नेचर है, इट ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और विंड्स कभी सीधी नहीं चलती, विंड्स हमेशा डिफ्लेक्ट होती है। आप कोई भी इमेज देखोगे विंड की ग्लोब पे, तो आपको कभी भी विंड्स की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी नहीं मिलेगी, विंड्स ऑलवेज डिफ्लेक्ट। इन्हें ईस्टर्लीज क्यों बोला जाता है जी? क्योंकि ये ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ईस्टर्लीज। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बिटवीन बिटवीन 60 डिग्री, लिख देता हूं जी, बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। 60 डिग्री लैटिट्यूड्स और 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में ये चलती हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में क्या है? पोलर रीजन, और 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में हमारा क्या है? सब पोलर रीजन। तो इसमें ये चलती है जी ईस्टर्लीज। डन। नेक्स्ट देखते हैं, मॉसेज आर एग्जाम्पल ऑफ, मॉसेज या लाइकन्स ये किस चीज की एग्जाम्पल है? ठीक है, मॉसेज होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरली पहाड़ों पे या किसी भी ओपन एरिया में, हमारे गार्डन एरिया में जो बेयर रॉक्स होती हैं उसके ऊपर छोटे 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 पत्ते पैदा हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी पत्तों की कॉलोनी सी बन जाती है, वो होते हैं मॉसेज, ठीक है जी। सो मॉसेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मॉसेज किस चीज की एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखते हैं, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस वेजिटेशन, सेकंड इज xerophytic vegetation, थर्ड इज टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, या फोर्थ इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। तो हम समझते हैं जी, जो मॉसेज है, मॉसेज बहुत छोटा जो समर सीजन होता है, ठीक है, बहुत छोटा जो समर सीजन रहता है, कुछ दिनों का या बोल सकते हो, उसमें ग्रो करते हैं जी मॉसेज। इनको बहुत कम सनलाइट या ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, बहुत कम सनलाइट में ग्रो होते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस होती है एक छोटे से सीजन में, ठीक है। तो ये छोटा सा जो सीजन है गर्मी का या कम सनलाइट का, ये कहाँ पे मिलता है जी? ऑप्शन थर्ड, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में। तो उसका करेक्ट आंसर इज टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो हमारा
आर्कटिक रीजन है, ठीक है जी, उसमें हमें क्या मिलती हैं, मॉसेस। हमें रशिया, नॉर्थ अमेरिका के जो रीजन हैं, ठीक है, टुंड्रा रीजन है, वहां पे हमें मॉसेस मिलते हैं। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with fundamental duties of citizens. Which constitutional amendment introduced it? कॉमन क्वेश्चन है जी, ठीक है। आर्टिकल 51 है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कौन सी अमेंडमेंट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई? तो ये ऐड हुई जी ऑप्शन सेकंड 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। 42nd अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है जी? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। काफी सारी चीजें ऐड हुई हमारी 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है जी। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, किसकी रेकमेंडेशन पे इनको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 51 ऐड किया गया इन द पार्ट 4 थे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन अभी एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट हुई जी 2002 में। इसके साथ पेरेंट्स की ड्यूटी बनी कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एडुकेशन प्रोवाइड करें। गार्जियन की या पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एडुकेशन प्रोवाइड करें, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, ठीक है जी। तो ये ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई वो हुई 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। और हमने कौन सी कंट्री से फॉलो की है? रशिया, फॉर्मर यूएसएसआर से हमने फॉलो की है जी फंडामेंटल ड्यूटीज। और 11 ड्यूटी ऐड हुई 86th अमेंडमेंट 2002 के साथ। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, इसमें से कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? तो इसका आंसर है जी पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4 थे। आर्टिकल कौन सा है? ऊपर लिखा ही हुआ है जी 51 है। किसके रिकमेंडेशन पे दी गई? सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली कितनी थी? 10 ड्यूटीज। एट प्रेजेंट कितनी है? 11 ड्यूटीज। 11 ड्यूटी कब ऐड हुई? ये हमने लिख दिया जी 86th अमेंडमेंट 2002 के साथ। सो ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में से, ठीक है जी। हाँ, जनरली ना जो पेपर में फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है वो क्या आता है जी, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज को मिक्स करके क्वेश्चन डालते हैं कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस which one of the following is not a fundamental duty, या which one of the following is a fundamental duty, या which one of the following is a directive principle। तो हमें ध्यान रखना है जी कौन सी ड्यूटी है, कौन सा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डन। नेक्स्ट देखते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू। 74th अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ जी? ऑप्शन देखते हैं। विलेज पंचायत, ये हुई है 73rd अमेंडमेंट के साथ, ठीक है जी। 73rd अमेंडमेंट के साथ क्या ऐड हुआ? पंचायती राज इन 1992। सेकंड इज म्यूनिसिपैलिटीज, यस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है जी। म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज हमारा ऐड हुआ जी 74th अमेंडमेंट 1992 के साथ, ठीक है जी। जिला परिषद भी पंचायती राज के अंडर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जी, ठीक है। बहुत टूरिज्म रहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। इसका पुराना नाम था जी हेलीज नेशनल पार्क। इट्स अर्लियर नेम वाज हेलीज नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट देखते हैं जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या बटुकेश्वर दत्त।
इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल वॉज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई? 1913 में। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ठीक है जी। फाउंडर कौन है? एक तो लाला हरदयाल हो गए, एंड वन और जो मेन फाउंडर है दैट इज सोहन सिंह पकना। सोहन सिंह पकना वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। ठीक है। गदर पार्टी, गदर पार्टी या अभी गदर था क्या? व्हाट वाज गदर? इट वाज अ वीकली न्यूज़पेपर। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया जी वीकली न्यूज़पेपर। कहां पे? यूएसए में। ठीक है। सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड संतोख सिंह, दीज आर द मेजर फाउंडर्स ऑफ गदर पार्टी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जी कि गदर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये भी कौन थे जी? सेक्रेटरी जनरल वॉज लाला हरदयाल। ठीक है जी। सो दिस इज गदर पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं जी। सोशलिज्म इज एसेंशियली ए मूवमेंट ऑफ, जो सोशलिज्म है वो किन की मूवमेंट है जी? सो इसका आंसर देखते हैं। इंटेलेक्चुअल्स, द पुअर पीपल, द मिडिल क्लासेस और द वर्कर्स। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। सोशलिज्म इज एसेंशियली द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। डन जी। नेक्स्ट, the open cigarettes or coal stove often require fanning to sustain it burning because of। ठीक है जी। जो हमारी अंगीठी होती है, सिगड़ीज होती हैं, या हमारे जो कोल स्टोव है, उनको फैनिंग चाहिए रहती है। ठीक है। क्यों? भुट्टे का सीजन चल रहा है जी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जो भुट्टे वाले हैं, जो भुट्टा बनाते हैं, जो भुट्टा सेकते हैं, वो लोग अंगीठी को या जो उनका वो सिगड़ी रहती है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद फैनिंग करते रहते हैं। और जैसे ही वो फैनिंग करते हैं, ठीक है, जो सिगड़ी में जो कॉल बर्न हो रहा होता है उसकी जो फ्लेम तेज हो जाती है। ठीक है। वो एकदम से तेज हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन देखते हैं जी। द टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लेयर अलॉन्ग विद डस्ट स्मोक। ओके। सेकेंड इज lack of oxygen in the surrounding of cigarettes. Third is accumulation of smoke and dust over the cigarettes. And third is interrupted release of moisture from the material. So इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ लेयर अलोंग विद डस्ट स्मोक। ठीक है जी। देखो, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मतलब सिगड़ीज के पास क्या बना देती है? डस्ट स्मोक बना देती है। ठीक है। जिससे क्या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जो कट ऑफ हो जाती है, और जिसके कारण जो कॉल की फ्लेमिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो कॉल की फ्लेमिंग को तेज करने के लिए, उसकी फ्लेम को, आंच को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको फैनिंग करते हैं, जिससे कॉल डस्ट की लेयर खत्म हो जाती है और प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू। ठीक है जी। बहुत जनों को इसका आंसर लगता है कि यूवी रेज के कारण होगा ऐसा। ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, द इंफ्रारेड रेज। सन से जो इंफ्रारेड रेज आती हैं, ठीक है जी, उनको वाटर वेपर्स या जो बाकी गैसेज एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब करने के कारण जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जितनी ज्यादा इंफ्रारेड रेज एब्जॉर्ब होती जाती हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है जी? जब अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट होता है ड्यू टू इंफ्रारेड रेज ऑफ सन विच इज कैप्चर्ड बाय द वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट देखते हैं जी। ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय। जो हमारी पुरानी बुक्स हो जाती हैं उसमें जो पेपर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है वो क्यों होता है जी? वैसे इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉक्सिंग। जो ब्राउनिंग होती है हमारे पेपर की, इसे क्या बोलते हैं? फॉक्सिंग। ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं जी। फ्रीक्वेंट यूज, लैक ऑफ एरेशन, थर्ड इज कलेक्शन ऑफ डस्ट, एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जिससे पेपर बनता है जी। ठीक है। पेपर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसका कलर ब्राउन या कॉपर शेड में होना स्टार्ट हो जाता है, और विद अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स ब्राउन। देन सो ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज, और इसे बोलते हैं फॉक्सिंग ऑफ पेपर। डन।
नेक्स्ट देखते हैं जी, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज अफ्रीकाज गांधी, फेमस पर्सन यानी किन्हें बोला जाता है अफ्रीकाज गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ये ऑप्शन आगे पीछे हैं आप देख लेना, ठीक है जी। ऑप्शन थर्ड, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को बोलते हैं जी अफ्रीकाज गांधी। 30 साल ये जेल में रहे, ठीक है, अगेंस्ट रेसिज्म। इन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट वर्ल्ड में वॉइस रेज की, ठीक है जी। किसने? नेल्सन मंडेला ने। चलो नेक्स्ट, in deep sea diving, divers use a mixture of gases consisting of oxygen and dash। जो डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, ठीक है, उनके पास जो सिलेंडर्स रहते हैं, ठीक है जी, उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? सो देखते हैं जी। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड है नाइट्रोजन, थर्ड इज आर्गन, या फोर्थ इज हीलियम। सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, हीलियम। इसका रीजन क्या है जी? जो हीलियम है वो हमारे ब्लड में स्लोली डिसॉल्व होती है, ठीक है, बहुत स्लोली डिसॉल्व होती है। इसके कारण जो डाइवर्स हैं वो क्या यूज करते हैं? हीलियम। अगर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऐड की जाए, नाइट्रोजन हमारे ब्लड में बहुत फास्टली, बहुत तेजी से डिसॉल्व होती है, और अंडर वाटर, मतलब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि तेजी से डिसॉल्व होती है, वो होती है अंडर वाटर। अंडर वाटर जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में बहुत तेजी से डिसॉल्व होती है, और जब हम बाहर आते हैं, जब डाइवर्स बाहर आते हैं, तो जो नाइट्रोजन के डिसॉल्व होने की स्पीड है वो क्या होती है? स्लो हो जाती है एकदम से। तो उससे क्या हो सकते हैं? स्किन पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो इसके कारण हीलियम यूज की जाती है ऑक्सीजन के साथ फॉर द डीप सी डाइविंग। डन जी। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? Okay, so इसका ऑप्शन देखते हैं जी। इकोनिशे, इकोसिस्टम, इकोजोन, या हैबिटेट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, इकोसिस्टम। जो हमने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, उसका उस स्पेस के साथ, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, वो पूरे रिलेशन को, पूरे लाइफ स्टाइल सिस्टम को क्या बोलते हैं जी? इकोसिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनाई गई? ऑप्शन फर्स्ट इज 1922, सेकंड इज 1923, थर्ड इज 1921, या फोर्थ इज 1920। तो उसका करेक्ट आंसर है जी 1920। आफ्टर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 एक्ट के बाद पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई जी 1920 में। डन। The Indian king who warmly received Portuguese traveler Vasco da Gama when he landed at Calicut? ठीक है जी। 1498 में वास्को डे गामा came to India, ठीक है। He came from Portugal from the sea route, Cape route। कौन सा रूट से आए वास्को डे गामा इंडिया? केप रूट। When he landed at Calicut, he was received by a Hindu king Zamorin। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, Zamorin। From Cape route, Vasco da Gama came to India। ठीक है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज केम टू इंडिया, ठीक है, और कौन सा रूट से? केप रूट से। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया एंड लास्ट हु लेफ्ट इंडिया। ठीक है जी। 1498 में दे केम टू इंडिया, इन 1961 दे लेफ्ट इंडिया। ठीक है जी। विद ऑपरेशन विजय हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इन्हें गोवा से भगाया, या गोवा इनसे खाली करवाया 1961 ऑपरेशन विजय के साथ, और फाइनली फिर 1962 में गोवा को इंडिया में ऐड किया गया। ठीक है। सो ज़ैमोरिन वाज द किंग हु रिसीव्ड वास्को डी गामा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट बाय? ऑप्शन देखते हैं जी। ली टाइपू, शी हुएंगटी, लाओजी, या कॉन्फ्यूशियस। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड, शी हुएंगटी। ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट बाय शी हुएंगटी अराउंड 300 बीसी, लगभग 300 बीसी के आसपास द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी। ठीक है जी। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट वॉल है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जी कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल इज द वॉल ऑफ
कुंभलगढ़ फोर्ट। इंडिया में है जी, इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बिल्ट बाय राणा कुंभा। ठीक है जी, राणा कुंभा ने बनवाई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है वॉल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, नो डाउट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से बहुत छोटी है, लेकिन अदरवाइज दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनवाई? शी हुएंग टी ने। नेक्स्ट, द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, दिल्ली सल्तनत को किसने बचाया? द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, ऑप्शन देखते हैं जी। फर्स्ट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इज मिनास-उस-सिराज, थर्ड इज इल्तुतमिश, या फोर्थ इज घियासुद्दीन बलबन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी घियासुद्दीन बलबन। हुआ क्या जी, इल्तुतमिश की पॉलिसीज के कारण दिल्ली सल्तनत वीक हो गई। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पे बैठा, जिसको उसकी बहन रजिया सुल्तान ने बहुत जल्दी गद्दी से उतार दिया। रजिया के बाद कोई भी ढंग से राज नहीं कर पाया, या जो उसके बाद बाकी सुल्तान आए वो बहुत वीक थे, उनकी पॉलिसीज कमजोर थी और दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर होती गई। और फिर घियासुद्दीन बलबन बिकेम द सुल्तान, और घियासुद्दीन बलबन के सुल्तान बनने के बाद दिल्ली सल्तनत दोबारा रिवाइव करना स्टार्ट की। ठीक है जी, सो ही इज द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ही बिल्ट अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है जी, घियासुद्दीन बलबन एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज दीवाने अर्ज। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीवाने अर्ज वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट बिल्ट बाय घियासुद्दीन बलबन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। श्री पेरुम्बदूर इज बर्थ प्लेस ऑफ, श्री पेरुम्बदूर किसकी बर्थ प्लेस है? सो ऑप्शंस आर श्री माधवाचार्य, सेकंड इज श्री बसावना, थर्ड इज श्री शंकराचार्य, या फोर्थ इज श्री रामानुजन आचार्य। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, श्री रामानुजन आचार्य। ठीक है जी, श्री पेरुम्बदूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ रामानुजन आचार्य। ठीक है, भक्ति सेंट हुए हैं। ठीक है, 1000 से 1100 बीसी के आसपास का टाइम है रामानुजन आचार्य का। ठीक है जी, ही वॉज अ भक्ति सेंट। इनका इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज इलैया पेरुमल। इन्होंने अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया श्रीरंगम में। ठीक है, टाइम स्पेंड किया श्रीरंगम में, लेकिन बर्थ प्लेस क्या थी? श्री पेरुम्बदूर। ठीक है, इलैया पेरुमल, रामानुजन आचार्य। ठीक है जी, ही वॉज अ भक्ति सेंट। और रामानुजन आचार्य का जो स्टैच्यू है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। कहां पे है ये? हैदराबाद। दिस इज द टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन वर्ल्ड। ठीक है जी, हाइट है 216 फीट। दिस इज द टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, स्टैच्यू ऑफ रामानुजन आचार्य, और जिसका नाम है जी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। श्री पेरुम्बदूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, ठीक है जी, सो ऑप्शन आर श्री माधवाचार्य, श्री बसावना, श्री शंकराचार्य, या श्री रामानुजन आचार्य। इनमें से किसकी बर्थ प्लेस है श्री पेरुम्बदूर? सो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, श्री रामानुजन आचार्य। ठीक है, रामानुजन आचार्य की बर्थ प्लेस है जी श्री पेरुम्बदूर। डन। इन्होंने अपनी लाइफ का वैसे बहुत लंबा टाइम श्रीरंगम में स्पेंड किया, लेकिन इनकी बर्थ प्लेस थी श्री पेरुम्बदूर, इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है जी, और इनका ओरिजिनल नेम था, इनको एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है इलैया पेरुमल। इलैया पेरुमल इनका दूसरा नाम है जी। ठीक है, भक्ति सेंट हुए इन 1100 बीसी के आसपास उनका टाइम पीरियड रहा एज अ भक्ति सेंट। सो जो श्री रामानुजनाचार्य हैं, इनका जो स्टैच्यू है दैट इज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है। ठीक है, कहां पे? हैदराबाद में। हाइट है 216 फीट। 216 फीट क्या है जी हाइट है। नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, दिस इज द टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पे है जी? हैदराबाद। डन। सो ये क्वेश्चंस आप ध्यान में रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयज इज, हिमालयस की ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट इज नामचा बारवा, सेकंड इज अन्नपूर्णा, थर्ड इज कंचनजंगा, या फोर्थ इज माउंट एवरेस्ट।
तो देखते हैं जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नामचा बारवा। कहां पे है जी? तिब्बत में। नामचा बारवा तिब्बत में है एंड दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयस। डन। नेक्स्ट, एन इकोनॉमी which does not have any relation with the rest of the world is known as। ठीक है, इकोनॉमी जिसका आउटर दुनिया से कोई भी रिलेशन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी हम क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑप्शन सेकंड, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। और इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? तो ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी? सो इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें बहुत प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी, इन विच स्टेट इज लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज द हाईएस्ट? कौन सी स्टेट है जिसमें वुमेन का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज केरला, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड इज तमिलनाडु एंड फोर्थ इज वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओवरऑल इंडिया का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो भी केरला में है। ठीक है, अराउंड 99%। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी केरला में हाईएस्ट है। ठीक है जी। और जो सेक्स रेशियो है वो भी केरला में हाईएस्ट है जी। ठीक है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला। गॉड्स ऑन कंट्री, केरला को बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस propound की है किसने? एडम स्मिथ ने और इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिटर्न्स टू स्केल इज, रिटर्न्स टू स्केल क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न टू स्केल एक इकोनॉमिक्स की टर्म है जी। ठीक है, जो यूज होती है प्रोडक्शन के लिए। रिटर्न्स टू स्केल यूज होती है प्रोडक्शन के लिए। और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वो क्या चीज है जी? इट इज अ लॉन्ग रन फिनोमिना। ठीक है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन या किसी कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट टर्म इंक्रीज नहीं की जा सकती, इट इज अ लॉन्ग रन फिनोमिना। रिटर्न टू स्केल एक टर्म है जो प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज होती है और जिसे लॉन्ग टर्म फिनोमिना बोलते हैं। डन। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, लॉन्ग टर्म फिनोमिना एसोसिएट्स विद प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट पेड टू। रेंट है वो हम किस चीज के लिए हम किसे पे करते हैं? रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट पेड टू। ऑप्शन फर्स्ट लैंड, सेकंड इज रेस्टोरेंट, थर्ड इज बिल्डिंग एंड फोर्थ इज फैक्ट्री। सो रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट विच इज पेड टू लैंड। ठीक है, रेंट एक फैक्टर पेमेंट है जो हम लैंड को पे करते हैं। ठीक है जी, लैंड के लिए पे करते हैं, दैट इज रेंट। नेक्स्ट, नेम द टू नॉन परमानेंट हाउसेज इन द पार्लियामेंट्री सेटअप ऑफ इंडिया। इंडिया तो पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है जी, दो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो हाउसेज हैं। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यूनियन गवर्नमेंट में भी या यूनियन पार्लियामेंट में भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी हमारे पास दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दो ऐसे हाउसेज हैं जो नॉन परमानेंट हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी। फर्स्ट है राज्यसभा एंड विधानसभा। नहीं, राज्यसभा परमानेंट है लेकिन विधानसभा नॉन परमानेंट है। ठीक है, सेकंड इज लोकसभा एंड विधान परिषद। इसमें लोकसभा नॉन परमानेंट है लेकिन विधान परिषद परमानेंट है। थर्ड इज राज्यसभा एंड विधान परिषद, both are the permanent. And the option fourth is the Lok Sabha and Vidhan Sabha. Yes, this is the correct answer. Option fourth, the Lok Sabha and Vidhan Sabha, ये दोनों क्या है जी? नॉन परमानेंट हाउसेज हैं। डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद री इलेक्शन होते हैं, सेंटर में लोकसभा के और स्टेट में विधानसभा के। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। हर 5 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। सो दीज आर द नॉन परमानेंट हाउसेज। और 5 साल से पहले भी लोकसभा को या विधानसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड विधानसभा को गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये नॉन परमानेंट हाउसेज हैं। डन जी। नेक्स्ट,
द मंडल कमीशन रिपोर्ट रेफर्स टू, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, ठीक है, वो किस चीज के लिए? मंडल कमीशन सेटअप हुआ जी 1979 में, ठीक है। उस टाइम इंडिया में जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता पार्टी गवर्नमेंट, और जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है जी। सो इन्होंने मंडल कमीशन सेटअप किया किस चीज के लिए? जो एडुकेशनली अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, टू फाउंड द एडुकेशनली अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द कंट्री, इसके लिए सेटअप किया गया मंडल कमीशन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, टू आइडेंटिफाई द ओबीसीज, एडुकेशनली बैकवर्ड ओबीसीज। तो मंडल कमीशन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली? इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे? तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 7 फंडामेंटल राइट्स, बट नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली कितने दिए गए? 7, ऑप्शन सेकंड, लेकिन अभी कितने? 6, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 31 है वो पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी पहले होता था फंडामेंटल राइट। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ, ठीक है जी, लिख देता हूं, 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में से हटा दिया गया, और इसको डाला गया जी एक नए आर्टिकल में, दैट इज 300A एज अ लीगल राइट, ठीक है जी। अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हमारा लीगल राइट है, ठीक है। तो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 6। अभी कितने? 6। आर्टिकल 31 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विद 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, फेमस पर्सन है जी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय ऑप्शन सेकंड जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सो जॉन डाल्टन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, the weight of body acts to the center of, the weight of the body acts to the center of, option first is gravity, second is mass, third is both first and second, या fourth is buoyancy। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेविटी, ठीक है। द वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम एज्यूम करते हैं जी कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वो कहाँ पे आके कंसंट्रेशन होती है, वो ग्रेविटी पे आके एक सेंटर पॉइंट पे आके कंसंट्रेटेड हो जाती है, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेविटी। नेक्स्ट, CRM इज द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मींस, व्हाट इज CRM, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज कस्टमर्स रिलेटिव मीट, सेकंड इज चैनल रूट मार्केट, थर्ड इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फोर्थ इज कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन थर्ड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM। नेक्स्ट, अ सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज्ड फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस? इनमें से किस चीज के लिए सुपर कंप्यूटर यूज होगा जी? सो ऑप्शंस आर बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है जी वेदर फॉरकास्टिंग, ऑप्शन थर्ड। वेदर फॉरकास्टिंग बहुत भारी भरकम काम है जी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का वेदर फॉरकास्ट करना, क्लाइमेट फॉरकास्ट करना, ठीक है जी। जो उसमें जो डेली का वेदर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, वो फॉरकास्ट करना, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी फॉरकास्टिंग करना, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, गैसेस, थंडरस्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, पूरी चीज एक फॉरकास्टिंग होती है। सो उसके लिए क्या चाहिए हमें? सुपर कंप्यूटर। सो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हमें चाहिए सुपर कंप्यूटर। डन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ रेसिपिएंट्स आर देयर इन एन ईमेल सिस्टम? एक ईमेल सिस्टम में कितने तरह के रेसिपिएंट्स होते हैं? तो देखते हैं जी, ऑप्शन फर्स्ट इज 3, सेकंड इज 4, थर्ड इज 1, और फोर्थ इज 2। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेसिपिएंट्स इन एन ईमेल सिस्टम। कौन कौन से जी? एक तो टारगेट रेसिपिएंट होता है, ठीक है जी। सेकंड इज कार्बन कॉपी रेसिपिएंट, थर्ड इज ब्लाइंड कार्बन, BCC,
blind carbon copy recipient. So there are three types of recipients in an email system. Done. Next, combustion of candle is an, combustion of candle क्या चीज है जी, कौन सी रिएक्शन है? तो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड इज फिजिकल चेंज, थर्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फोर्थ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो जब पैराफिन बर्न अप होती है, ठीक है जी, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलेट्स विद द एनर्जी, ठीक है. जब एनर्जी जब एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी. जब हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और किस चीज की बनी होती है? पैराफिन वैक्स की बनी होती है जी हमारी कैंडल्स. डन. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवालेंट कंपाउंड? इनमें से कौन सा एक कोवालेंट कंपाउंड है जी? कोवालेंट कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है जी. और जो नॉन मेटल्स, जिनमें सारे नॉन मेटल्स होते हैं, दोनों कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, दैट इज अ कोवालेंट कंपाउंड. तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं जी. फर्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड इज मैग्नीशियम फ्लोराइड, थर्ड इज सोडियम क्लोराइड, एंड फोर्थ इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, कार्बन टेट्राक्लोराइड. जो कार्बन की ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है जी, वो क्या है? मेनली कोवालेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द राइट आंसर, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. डन. नेक्स्ट, इन अ पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ. जो हमारे पोल्ट्री सेक्टर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री में कौन सी चीज है जो कॉस्ट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज फीड, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज चिक्स, या फोर्थ इज मेडिसिन. तो उसका करेक्ट आंसर है जी फीड, ठीक है. प्राइस ऑफ फीड, जो फीड के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फीड एक डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है. फीड खाएगा तभी अंडा पैदा होगा, ठीक है जी, अंडा बनेगा. सो फीड इज द करेक्ट आंसर. जो पोल्ट्री में सबसे इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट है अगर किसी चीज की, वो फीड की है. डन. क्योंकि जैसे ही प्राइस राइज होते हैं, फीड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, टाइम टू टाइम फीड के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं. सो फीड इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, है ना, इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पोल्ट्री. डन. नेक्स्ट, Which one of the following rivers flows between विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? इनमें से कौन सी रिवर है जो विंध्या और सतपुरा रेंजेस में से निकलती है? ऑप्शन देखते हैं जी. फर्स्ट इज चंबल, सेकंड इज केन, थर्ड इज गोदावरी, या फोर्थ इज नर्मदा. तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ, नर्मदा. नर्मदा इज द वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया. दिस इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है जी. नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिफ्ट वैली. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रिफ्ट वैली. और कौन सी लेक में से? इन अमरकांतक लेक, ठीक है जी. और रिफ्ट वैली कहाँ पे मिलती है जी? हमें ब्लॉक माउंटेन्स में. ब्लॉक माउंटेन्स. एंड जो हमारे विंध्यास और सतपुरा रेंजेस हैं, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स. एंड रिवर नर्मदा फ्लोज फ्रॉम ब्लॉक माउंटेन्स. एंड ब्लॉक माउंटेन्स में से एक रिफ्ट वैली लेक बनती है, दैट इज अमरकांतक लेक, जहां से नर्मदा ओरिजिन होता है. और नर्मदा इज अ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर. नर्मदा एंड ताप्ती बोथ आर द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया. सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, नर्मदा. नेक्स्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ. इनमें से सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है जी अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में? ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड इज CO2, थर्ड इज ऑक्सीजन, एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन. तो सभी को करेक्ट आंसर मालूम है, इसका ऑप्शन फोर्थ, नाइट्रोजन. और पूर्ण मात्रा में पाई जाती है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जी हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है. ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, CO2 0.03%, ठीक है जी. एक क्वेश्चन आता है विच इज द थर्ड मोस्ट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? उसका आंसर है जी आर्गन. दिस इज द थर्ड मोस्ट गैस, 0.93%. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं जी. डी व्राइज प्रपोज्ड. डी व्राइज ने इनमें से कौन सी थ्योरी प्रपोज की? ठीक है. सो देखते हैं जी.
बंदे का नाम है ह्यूगो डी व्राइज। थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन, थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4 थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ये थ्योरी किसने प्रपोज की? डी व्राइज ने। अभी म्यूटेशन होता क्या है? कोविड-19 के टाइम में आप लोगों ने ये टर्म बहुत कॉमनली सुनी होगी, म्यूटेशन म्यूटेशन म्यूटेशन। ठीक है, कोविड वायरस क्या कर रहा है? म्यूटेशन कर रहा है। सो जब हमारे जीन्स में सडनली कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, जेनेटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जेनेटिकली सडनली चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। द सडन चेंज इन जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी व्राइज ने। और कोविड के टाइम हमने देखा बहुत सारी म्यूटेशंस हुई। ठीक है, जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुए तब वहाँ पे क्या देखने को मिली? म्यूटेशंस देखने को मिली, और वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए वो एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। द कलर ऑफ कैरेट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, जो कलर में ऑरेंज कलर होता है वो किस चीज के कारण होता है जी? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ऑरेंज कलर पाया जाता है कैरेट्स में। नेक्स्ट, क्लाउड बर्स्ट मीन्स। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है जी? जनरली ना लोग समझते हैं कि बादल फट गया। ठीक है, एक्चुअली बादल नहीं फटता। क्लाउड बर्स्ट हम टर्म किस चीज के लिए यूज करते हैं? जब सडनली बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, एबनॉर्मल रेनफॉल हो जाए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए बहुत कम टाइम में। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बारिश ने 10 घंटे में होना था स्लोली स्लोली, ठीक है, और वो सारी बारिश 1 घंटे में हो गई, आधे घंटे में हो गई, तो वो एक सडनली बहुत हैवी डाउनपोर हो गई। उसके कारण फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है जी, या पानी वाटर क्लॉगिंग हो जाती है बहुत बुरी तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, नहीं जी। सेकंड इज एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल बहुत हैवी डाउनपोर होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या आते हैं जी? फ्लैश फ्लड्स। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्या आते हैं? फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, फ्लैश फ्लड्स कब आते हैं? जब बहुत ज़्यादा डाउनपोर हो जाती है और बहुत कम टाइम में। ठीक है, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है जी क्वेश्चन। जो बर्ड्स और इंसेक्ट के विंग्स हैं वो किस तरह के होते हैं जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी, देखते हैं, जेनोलॉगस, होमोलॉगस, पैरालॉगस या एनालॉगस। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन फोर्थ एनालॉगस। ठीक है, ये विंग्स, एनालॉगस विंग्स, इनको उड़ने में हेल्प करते हैं बर्ड्स को भी और इंसेक्ट को भी। तो इसका करेक्ट आंसर इज एनालॉगस। नेक्स्ट, विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जैकबसन ऑर्गन इज रिलेटेड टू। जो जैकबसन ऑर्गन है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? तो देखते हैं जी ऑप्शन। फर्स्ट इज विजन, सेकंड इज च्यूइंग, थर्ड इज स्मेलिंग या फोर्थ इज हियरिंग। तो मैं आपको बता दूं जी, जो जैकबसन ऑर्गन है ये इंट्रा नेजल पैसेज में होता है जी। जो हमारा नेजल पैसेज है उसमें होता है, और ये ऑर्डर को फील करता है, स्मेल को फील करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्मेलिंग। जैकबसन ऑर्गन इज रिलेटेड टू स्मेलिंग। डन। दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। ठीक है जी, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कोशिश की है सारे टॉपिक्स को कवर करने की। ऐसे ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को हमारी वीडियो से हेल्प हो सके। ठीक है, और आपकी जो भी सजेशंस होगी वो हम उसको बहुत ध्यान से उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है जी, और हमारी पंजाब एग्जाम्स की सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको पंजाब एग्जाम्स की सीरीज भी बहुत जल्दी आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।